अब हम बात करते हैं अपने कंपोजिट की। कंपोजिट के अगर मैंने जो सुबह फ्लैश कार्ड्स भेजे थे, तो उसमें मैंने डेफिनेशन जो लिखी थी, उसमें क्या था, कंपोजिट ऐसा मटेरियल जिसमें दो डिस्टिंक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स इस्तेमाल हो। डिस्टिंक्ट मतलब होता है बिल्कुल जो डिफरेंट हो। दो डिस्टिंक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स को जब आप ब्लेंड करें ताकि इनकी प्रॉपर्टीज एनहेंस हो सके। मतलब जो रेजनेंस को अगर हम खाली देख रहे थे तो उसकी प्रॉपर्टीज इतनी अच्छी नहीं है कि हम उसको खाली इस्तेमाल कर सके। इसी तरीके से कंपोजिशन का जो दूसरा कंपोनेंट है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूट है, वो है फिलर। तो सिर्फ फिलर देखें या सिर्फ रेजनेंस देखें तो दोनों की प्रॉपर्टीज इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन हम जब दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमें एक अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। सही है। तो कंपोजिट क्या है, जो आजकल के दौर में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हो रही है हमारी एस्थेटिक रेस्टोरेशन, वो कौन सी है, हमारी कंपोजिट। फिर दूसरी बात आती है कंपोजिट में कि ये इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसको हम परमानेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक हमारी परमानेंट रेस्टोरेशन है। परमानेंट रेस्टोरेशन शुरू में क्या था कि कंपोजिट की में इतनी ज्यादा हार्डनेस नहीं थी और इतनी ज्यादा वो नहीं, इतनी हार्डनेस इसकी नहीं थी और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इतनी इसकी स्ट्रांग नहीं थी कि हम इसको पोस्टीरियरली इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मेस्टिकेटिव फोर्सेज होती है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी सबसे ज्यादा जो फोर्सेज है वो कहाँ लगती है, हमारे ऑक्लूजल सरफेसेस पर लगती है, मोलर्स के। तो मोलर्स में कंपोजिट पहले इंडिकेटेड नहीं था, लेकिन अब कंपोजिट में इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है कि अब कंपोजिट को हम पोस्टीरियरली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों जगह पे इस्तेमाल हो सकता है। और इसकी मोस्ट कॉमन इंडिकेशन क्या है, एंटीरियर और दूसरा एस्थेटिक, क्योंकि ये बहुत अच्छी एस्थेटिक प्रोवाइड करता है और ये लॉन्ग टर्म में स्टेनिंग की जो प्रॉब्लम थी सिलिकेट्स की और एक्रेलिक रेजिन के, वो यहाँ पे बहुत कम हो चुकी है। अब आते हैं कंपोजिट के मेन टॉपिक पे। कंपोजिट के अगर हम नाम पे को देखें तो कंपोजिट में दो चीज आ रही, एक कम और एक से। कंपोजिशन ऑफ कंपोजिट बेसिकली क्या है, इट इज अ कंपोजिशन, यानी कि दो चीजें मिली हैं, कंपोजिशन ऑफ अपोजिट पार्टिकल, अपोजिट कंपोनेंट। दो बिल्कुल अपोजिट कंपोनेंट्स मिलके कंपोजिट को बनाते हैं। अभी अपोजिट पार्टिकल्स कौन से हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। जो हमारा ऑर्गेनिक है वो कौन है, हमारे रेजिन्स है। जो इनऑर्गेनिक है वो है हमारे फिलर्स। अभी हमने पहले एक्रेलिक रेजिन्स में भी देखा कि जो रेजिन्स है वो क्या है, सॉफ्ट है और इनमें ना फ्लेक्सिबिलिटी है ना हार्डनेस है। लेकिन जो फिलर्स है वो क्या है, हमारे हार्ड सब्सटेंस है। तो आप देख रहे हैं कितने अपोजिट है, एक ऑर्गेनिक है एक इनऑर्गेनिक है, एक सॉफ्ट है एक हार्ड है। अब हमें इन दोनों को ब्लेंड करना है ताकि हमारा कंपोजिट की जो आइडियल प्रॉपर्टीज है वो हमें मिल सके। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अपोजिट है, इन दोनों को मिलाने के लिए हमें कुछ ऐसा मीडियम चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए जो इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर सके, यानी कि कोई एक ऐसा कंपाउंड जो एक हाथ से हमारे इनऑर्गेनिक को पकड़ सके और एक हाथ से ऑर्गेनिक को पकड़ सके। तो ये क्या है, बीच का इसका कॉन्स्टिट्यूंट होना चाहिए, ऐसा जो इन दोनों को एक साथ मिला के रख सके। वो जो इन दोनों को ब्लेंड करेगा, जो इन दोनों को बाइंड करेगा, जो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, कपलिंग एजेंट। यानी कि जो इन दोनों का कपल बनाए, इन दोनों को मिलाए, कपलिंग एजेंट हो जाएगा वो। सही, सॉरी, ये वो हमारा हो जाएगा कपलिंग एजेंट। अब कपलिंग एजेंट का आपने देख लिया कि इसका काम क्या था, कि रेजिन्स को फिलर के साथ बाइंड करना। अब कपलिंग एजेंट जो इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है, साइलेंट कपलिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बीसीक्यूज और ये बहुत ज्यादा दफा आता है कि आपकी कंपोजिट में जो कपलिंग एजेंट इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है, तो है साइलेंट कपलिंग एजेंट। इसका फुल नेम भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए वो होता कौन सा है, साइलेंट कपलिंग एजेंट। उसका जो फुल नेम है, इसकी जो डिटेल प्रॉपर्टीज है वो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। सही है। तो अब हमने कंपोजिट की कंपोजिशन पढ़ ली है कि वो बनावा किससे, अपोजिट कॉन्स्टिट्यूंट से। एक ऑर्गेनिक है एक इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक रेजिन्स है, इनऑर्गेनिक फिलर्स है। रेजिन्स सॉफ्ट है, फिलर्स हार्ड है। अब इन दो अपोजिट को ब्लेंड करने के लिए, दोनों को ज्वाइंट करने के लिए, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, कपलिंग एजेंट इस्तेमाल किया है। कपलिंग एजेंट का नाम क्या है, साइलेंट कपलिंग एजेंट। ये तीन चीजें मेन कॉन्स्टिट्यूंट है हमारे कंपोजिट की। अब बात करते हैं रेजिन्स की।
रेजिन्स क्या है, हमारा मैट्रिक्स फॉर्म करता है। कंपोजिट का जो बेसिक मैट्रिक्स है वो किससे बनेगा, हमारे रेजिन्स से। ये वही रेजिन्स हैं जो हमने एक्रिलिक रेजिन्स में देखे थे, ठीक है। एक्रिलिक रेजिन्स में जो हमने पॉलीमिथाइल मिथ एक्रिलेट और मिथ एक्रिलेट इस्तेमाल किया था, ये वही रेजिन्स है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है ताकि हमें प्रॉपर्टीज जो उसमें अचीव नहीं हो सकी थी वो प्रॉपर्टीज इसमें अचीव हो। तो रेजिन्स की बेसिक वही मिथ एक्रिलेट्स नहीं है, लेकिन ये डायमोलिक्यूलर रेजिन्स है, सही है। ये क्या है, डायफंक्शनल मिथ एक्रिलेट्स है। डायफंक्शनल मिथ एक्रिलेट्स है, यानी कि इसमें हमेशा 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे। अब 2 फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, डायफंक्शनल मिथ एक्रिलेट्स हैं। अब इसमें जो 2 फंक्शंस हैं वो फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो कौन से हैं, एक फिनाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अगर आप मिकैब आपके पास है और आपने मिकैब खोली हुई है, तो मिकैब में इसकी रेजिन्स की के स्ट्रक्चर की एक पिक बनी हुई है, जिसमें आपको 2 फिनाइल ग्रुप दिख रहे हैं और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहे हैं। जो फिनाइल ग्रुप्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है कि वो रेजिन्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। रेजिन्स में जितनी भी रिजिडिटी है वो किसकी वजह से, इन फिनाइल ग्रुप्स की वजह से। और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस्तेमाल होते हैं। ये हो गई आपके बिस जीएमए की। ये आपके ये जो मैं इसका नाम है, जो डायफंक्शनल मिथ एक्रिलेट, इसका नाम क्या है, बिस जीएमए, सही है। बिस जीएमए क्या है, एक रेजिन है जिसका फुल फॉर्म है बिसफिनॉल ए ग्लाइसिडाइल मिथ एक्रिलेट। आपको कंपोजिट के चैप्टर में जितने भी ये फुल फॉर्म्स आ रहे हैं ना, लम्स के हिसाब से, लम्स के पेपर में मैं आपको बताऊं ये बहुत आते हैं। कभी आपको बिस जीएमए का फुल फॉर्म पूछा होता है, कभी आप दूसरा एक रेजिन पढ़ेंगे वो होता है यूडीएमए, इसका फुल फॉर्म। और एक टैग्मा। इन तीनों के फुल फॉर्म आपको हमेशा पता होने चाहिए। ये एक बहुत इजी बीसीक्यू है जो लम्स में आता है बहुत ज्यादा दफा, सही है। अब मैं आपको बताई थी बिस जीएमए के आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि फिनाइल ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। फिनाइल ग्रुप रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाएगा और इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में हेल्प करवाएगा। जो बिस जीएमए है, बिस जीएमए की एक प्रॉपर्टी जो इसका डिसएडवांटेज है, जिसके साथ हमें दूसरा इस्तेमाल करना पड़ता है, वो ये है कि ये हाईली विस्कस मोनोमर है। इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। ये क्या है, हाईली विस्कस है। अब जो चीज बहुत विस्कस होती है उसको हमें पतला करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा लिक्विड डालते हैं जिसकी वजह से वो पतला हो जाए, ठीक है। हाईली विस्कस है, जो हमारे फिलर्स है वो भी हाईली विस्कस मटेरियल है। 2 विस्कस प्रॉपर्टीज को मिलाना मुश्किल होता है, तो हम बिस जीएमए को डाइल्यूट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, टैग्मा इस्तेमाल करते हैं। टैग्मा भी रेजन है, लेकिन टैग्मा क्या है, हमारी डाइल्यूट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जो बिस जीएमए में जब हम ऐड कर देते हैं तो वो बिस जीएमए को की जो प्रॉपर्टीज है उसको उसको डाइल्यूट कर देता है, सही। अब टैग्मा डाइल्यूट तो करता है हमारे बिस जीएमए को, लेकिन टैग्मा का अ, एक डिसएडवांटेज ये है कि ये पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज को इंक्रीज कर देता है। श्रिंकेज, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज टैग्मा की वजह से इंक्रीज हो जाती है, डाइल्यूट हो जाता है, इसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में टैग्मा को डाल दोगे तो आपकी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए टैग्मा और बिस जीएमए का रेशियो क्या रखते हैं हम, 3:1 का रेशियो। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि बिस जीएमए 3 और टैग्मा 1, यानी कि बिस जीएमए और टैग्मा का रेशियो में क्या आना चाहिए, 3:1। अब टैग्मा का फुल फॉर्म क्या है, ट्राइइथाइलिन ग्लाइसिडाइल मिथ एक्रिलेट, ग्लाइकोल डाइमिथ एक्रिलेट। ट्राइइथाइलिन ग्लाइकोल डाइमिथ एक्रिलेट, डाइमिथ एक्रिलेट, ये आपकी टैग्मा का फुल फॉर्म है। टैग्मा का फुल फॉर्म, बिस जीएमए का फुल फॉर्म और यूडीएमए का फुल फॉर्म, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब ये लोग अगर सिर्फ एक इथाइलिन की जगह इथेनॉल लिख दें तो भी आपका, आपने अगर सब देख लिया लेकिन इतनी सी बात पे ध्यान नहीं दिया तो आपका ये एमसीक्यूज भी गलत हो सकता है। ग्लाइकोल की जगह ग्लाइसिडाइल लिख दें तब भी आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगा। तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, सही है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई।
अब मैं जिसका नाम लूँ प्लीज़ वो अपना माइक अनम्यूट करे और मुझे रेज़िन बिस जीएमए की जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई है वो बताएँ। आप लोग बताएँगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही। गनवा, विल यू प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ? गनवा? ओके, और कोई बताएँ? अ, हेलो। आप बताएँ? जी, जी, बेस जीएमए के 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। आपका नाम बताएँ पहले? दीदार मोहम्मद। जी, जी दीदार। जी, आप अपना इसमें नाम 2 चेंज कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम ताकि मुझे पता चल सके कि कौन-कौन आया है, ओके? ठीक है मैम। इसमें 2 फिनाइल ग्रुप है और 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप हैं। फिनाइल ग्रुप जो है वो रिजिडिटी काज़ करती है और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मदद देती है। बेस जीएमए की एक डिसएडवांटेज है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो हम इसमें वेलोसिटी को कम करने के लिए हम टिग्मा यूज़ करते हैं। लेकिन टिग्मा की भी एक डिसएडवांटेज है क्योंकि वो श्रिंकेज का काज़ करती है, तो इसलिए हम रेशो जो है वो 3:1 में इस्तेमाल करते हैं। मतलब कम इस्तेमाल करते हैं ताकि श्रिंकेज कम हो और हम जो प्रॉपर्टी चाहते हैं वो ज़्यादा हो। और इसकी जो एब्रिविएशन है टिग्मा की, तो वो ट्राई एथिलीन ग्लाइकोल डाई मेथिक्रिलेट है। ओके, थैंक यू दीदार। इसी तरीके से आप सब बोलें, जिसका मैं नाम लेती हूँ, आपको जो भी समझ आया आप बताएँ। यहाँ सामने स्क्रीन पे सब कुछ लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज सबसे मेन गलती हमारी यही होती है कि जब हम वाइवा देने बैठते हैं ऑस्फीज़ में, तो हम बिल्कुल फ्लैश आउट हो जाते हैं। हमें आंसर आ रहा होता है, लेकिन हम बोल नहीं पाते। तो आप कोशिश करा करें इन क्लासेस में जब मैं बोलूँ तो आप बताएँ, ठीक है? अब बात करते हैं, हमने बिस-जीएमए की बात कर ली, हमने टेग्मा की बात कर ली। अब बात करते हैं यूडीएमए की। यूडीएमए यूरेथेन डाइमेथाक्रिलेट, ठीक है? यूरेथेन डाइमेथाक्रिलेट। इन तीनों का मैं वापस बता रही हूँ, इनका आपको फुल फॉर्म आना चाहिए, याद होना चाहिए आपके फिंगर टिप पे। यूरेथेन डाइमेथाक्रिलेट, डाइमेथाक्रिलेट, ठीक है? अब यूरेथेन डाइमेथाक्रिलेट का जो ये जो कंपाउंड है, ये आपका एज़ कंपेयर टू बिस-जीएमए कम विस्कस है, लेकिन ये भी विस्कस है। अब इसके 2 फॉर्म्स अवेलेबल हैं जो आपके मिड-कैप में लिखे हुए हैं, ठीक है? एक एलिफैटिक, एक एरोमेटिक। जो इसका एलिफैटिक कंपाउंड है वो हाँ, जो इसका एलिफैटिक कंपाउंड है वो लो विस्कस कंपाउंड है और इसमें हमें टेग्मा की ज़रूरत नहीं होती। आप उस बात समझ आई, इसके 2 हैं, एक एलिफैटिक, एक एरोमेटिक। जो एलिफैटिक है वो लो विस्कस है, आपको टेग्मा की ज़रूरत अब यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो विस्कस है, तो इसमें आपको टेग्मा देना पड़ेगा। सही है? तो यूरेथेन डाइमेथ एक्रिलेट एक इसका मेन जो एडवांटेज है, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है पॉलिश्ड कंपोजिट में। जब आपको कंपोजिट पॉलिश करनी होती, तो जो उसमें रेज़िन इस्तेमाल होता है वो कौन-सा होता है? यूरेथेन डाइमेथ एक्रिलेट होता है। तो पॉलिश कंपोजिट में जो रेज़िन होता है वो कौन-सा होता है? यूरेथेन डाइमेथ एक्रिलेट। तो जब भी आपसे पूछें पॉलिश्ड कंपोजिट की बात आ रही हो और उसमें रेज़िन्स का पूछ रहा है तो वो होगा यूरेथेन डाइमेथ एक्रिलेट। यूरेथेन डाइमेथ एक्रिलेट माइक्रोफाइन फिलर्स के साथ इस्तेमाल होता है। जो बहुत छोटे फिलर्स होते हैं, जो हम पॉलिशिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ यूरेथेन डाइमेथ एक्रिलेट इस्तेमाल होता है। ठीक है? तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी रेज़िन्स की। रेज़िन्स में डिसडीएमए, टेग्मा, यूडीएमए। डिसडीएमए और यूडीएमए क्या है हमारा डिसडीएमए हाई वेट मोनोमर है, हाई विस्कोसिटी है। यूडीएमए एज़ अ पॉलिश्ड कंपोजिट इस्तेमाल होता है और टेग्मा एज़ अ डाइल्यूएंट इस्तेमाल होता है। डिसडीएमए और टेग्मा का जो रेशियो है वो ओके। अब बात करते हैं फिलर्स की। फिलर्स मैम जिस मैम ये जी यूडीएमए के फॉर्म्स जो आपने बताए ना, एक एक्रोमेटिक है और दूसरा जो है ये एलिफैटिक है। एलिफेटिक, तो इसकी विस्कोसिटी ज़रा फिर से समझाए। जी, देखें जो एलिफैटिक कंपाउंड है और एक एरोमेटिक कंपाउंड है। जो एलिफैटिक कंपाउंड है, एलिफैटिक डाइमेथ एक्रिलेट है, वो जो है ना ये लो विस्कस है।
सही है, जिसकी विस्कोसिटी पहले से ही कम है, क्या हमें उसको डाइल्यूट इस्तेमाल करने की जरूरत होगी? नहीं, ठीक है ना। यानी कि आपको एलिफेटिक यूरेथेन डायमिथ एक्रिलेट में टेग्मा को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें डाइल्यूट इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ऑलरेडी कम है। जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये हाई विस्कस है, जिस तरीके से बिस जीएम है हाई विस्कस है, तो इसमें आप जो है ना डाइल्यूट एज अ टेग्मा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जी मैम। मैम फिर इसमें हम कितना रेशो रखें उसमें? बिस ये जीएम में 3:1। बीसीएमए में आपको रेशियो का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसका रेशियो आप जब परचेज करते हैं तो उसी में ही मैन्युफैक्चर की तरफ से सेट होता है, क्योंकि जो एरोमेटिक डायमेथाक्रिलेट है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और वो बहुत रियरली इस्तेमाल होता है। जी सही है। यस मैम, ठीक है। अब रेजन्स में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। अब रेजन्स में की जो प्रॉपर्टीज है, अब मैंने बताया था आपको रेजन्स में फिनाइल ग्रुप की वजह से इसकी रिजिडिटी है, तो रेजन्स की वजह से आपको थोड़ी रिजिडिटी मिलेगी। एक दूसरा रेजन का फायदा ये है कि रेजन्स को आप मोल्ड बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है और नॉर्मल माउथ टेम्परेचर होता है, तो रेजन्स की वजह से हम इसको एक सही टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे मोल्ड कर सकते हैं। यानी कि जब आप रेजन्स को अपने माउथ में कंपोजिट को माउथ में डालते हो तो थोड़ी देर तक उसको आप अपने कंट्रोल करते हो अपने टूथ के हिसाब से। तो जो कंट्रोलिंग होती है ना आपके माउथ टेम्परेचर पे, वो किसकी वजह से हो सकती है? आपके रेजन्स की वजह से। तो ये आपके बुक में आप अपनी बुक को जरूर पढ़िएगा। मिकैप को, आपका जो पेपर है वो मिकैप से ही बनता है और मैं भी आपको सारी बातें मिकैप से ही बता रही हूँ, ठीक है। तो रेजन्स का एक फायदा ये है कि आप इसको मोल्ड कर सकते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर पे, और दूसरा इसकी पॉलीमराइजेशन श्रिंक जो सेटिंग है ना, वो पॉलीमराइजेशन जो होती है वो शॉर्ट टाइम में हो जाती है, ठीक है। ये दो फायदे हैं आपके रेजन्स के। और जो डिसएडवांटेज थे रेजन के, वो वही सारे डिसएडवांटेज है जो आपने ऊपर यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज पढ़े, क्योंकि एक्रेलिक रेजन में इस्तेमाल ही सिर्फ रेजन हो रहा था। तो अगर सिर्फ रेजन के डिसएडवांटेज पढ़े तो ये सारे वही डिसएडवांटेज है कि वो पल्प को इरिटेट करता है, उसकी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज बहुत ज्यादा होती है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अगर हम टूथ के साथ कंपेयर करें तो सिर्फ रेजन की क्या होती है, 10 टाइम्स ज्यादा होती है। टूथ की अगर 1 है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो रेजन की थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है, 10 टाइम्स ज्यादा होती है। तो हम रेजन को डायरेक्टली इस्तेमाल इसीलिए नहीं कर रहे थे। बाकी यही सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस के दो हैं रेजन्स के, मैं वापस बता रही हूँ। एक, आप इसको रूम ओरल टेम्परेचर पे, माउथ टेम्परेचर पे अच्छी तरीके से मोल्ड कर सकते हो, और दूसरा इसकी पॉलीमराइजेशन शॉर्ट टाइम में हो जाती है, यानी कि आपको बहुत लॉन्ग टाइम 2 घंटे या 3 घंटे नहीं देना पड़ेगा ताकि इसकी पॉलीमराइजेशन हो। इसकी पॉलीमराइजेशन शॉर्ट टाइम में हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं फिलर्स की। अब आप लोगों को एक बात बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि कंपोजिट की जो प्रॉपर्टीज है, कंपोजिट की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, कंपोजिट की थर्मल प्रॉपर्टीज, कंपोजिट की एस्थेटिकल प्रॉपर्टीज, कंपोजिट की सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी प्रॉपर्टीज जो कंपोजिट की हैं ये आपकी डिपेंड करती हैं। आप सबको मेरी आवाज में इशू आ रहा है कि सिर्फ जिन्होंने मुझे मैसेज किया उनको इशू आ रहा है? दीदार मोहम्मद, क्या आपको मेरी आवाज में इशू आ रहा है? नहीं जी मैम, ठीक है। और मनीषा, आपको? नहीं, क्लियर है वॉइस। ओके। तो अब मैं शायद जिसने मुझे मैसेज किया है आईफोन, एक तो आप लोग प्लीज अपने नेम चेंज कर लें। आईफोन के नाम से जो भी है पर्सन, आप प्लीज अपना नेट चेक करें, ठीक है। अब मैं बताई थी कि फिलर्स का क्या यूज है। फिलर्स कंपोजिट की जो प्रॉपर्टीज है वो सब डिपेंड करती हैं आपके फिलर्स पे। तो ऑल द कंपोजिट, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोजिट, ऑल द प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन फिलर्स। फिलर्स जैसे इस्तेमाल करेंगे, फिलर्स का साइज जितना होगा, फिलर्स का टाइप जैसा होगा, फिलर्स का शेप जैसा होगा, सही है। तो फिलर्स की टाइप, फिलर्स की साइज, फिलर्स का शेप, ये सब आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपकी प्रॉपर्टीज से। जिस जैसे ये शेप होगा वैसा ही आपकी प्रॉपर्टीज मिलेगी। तो जो प्रॉपर्टीज है वो सारी डिपेंड करती है आपकी फिलर्स पे। फिलर्स हमने क्यों इनकॉर्पोरेट किए? फिलर्स का मेन एडवांटेज ये था कि फिलर्स आपकी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज को कम करता है। जो हमारा मेन डिसएडवांटेज है हमारा रेजिन्स का, कि वो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज को बहुत ज्यादा लगता है, 6% तक।
तो फिलर्स पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज को 6% से 1 to 2.5% तक डिक्रीज कर देता है। इतनी ज्यादा कम, यानी कि 4 to 5% तक जो आपकी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज है वो डिक्रीज हो जाती है फिलर्स के इनकॉर्पोरेशन से। आपने फिलर्स डाला है और ये कम हो गई, तो फिलर्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। अब फिलर्स इस्तेमाल कौन से होते हैं, कौन से फिलर्स है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे मैं बताती हूँ, ठीक है। फिलर्स जो हमारे इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं, या तो फिर आप कॉर्ड्स इस्तेमाल होता है, या फिर आप सिलिका इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज सिलिका या कोलाइडल सिलिका, आइदर फ्यूज्ड आइदर कोलाइडल। ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर्स पर, ये डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज पर, कि आपको कहाँ पे रेस्टोर करना है, उस हिसाब से फिर आप ये वाले फिलर्स इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आप इस्तेमाल करते हैं ग्लास। ग्लास में आता है आपका एल्यूमिनोसिलिकेट और एक एल्यूमिनोसिलिकेट फिलर्स इस्तेमाल होते हैं, और दूसरा फिलर्स जो इस्तेमाल होते हैं बेरियम एल्यूमिनोसिलिकेट्स और बोरोसिलिकेट्स। सही है, तो एल्यूमिनोसिलिकेट्स और बोरोसिलिकेट्स फिलर्स इस्तेमाल होते हैं। एल्यूमिनोसिलिकेट या बोरोसिलिकेट, ये दो फिलर्स ग्लास आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। और दूसरा फिलर्स एक दूसरा एडवांटेज पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज के साथ, प्रॉपर्टीज के साथ, एक और एडवांटेज इसका ये है कि इसमें हम रेडियो ओपेक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। रेडियो ओपेक मटेरियल इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, क्या आप लोगों को किसी को पता है रेडियो ओपेक मटेरियल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं किसी भी रेस्टोरेशन में? किसी को भी अगर इस बारे में पता हो। डिटेक्ट बाय एक्सरे या वगैरह के लिए जो हम जी डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ताकि हम जब एक्सरे में उस रेस्टोरेशन को चेक करें तो हमें पता हो कि उस रेस्टोरेशन की बाउंड्रीज क्या है, वो कितनी डीप है। ये सब डिटेक्ट करने के लिए हम फिलर्स में ही रेडियो ओपेक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जो है हमारा बेरियम। तो ये बेरियम या बेरियम ऑक्साइड ये इस्तेमाल होता है ताकि आप डिटेक्ट कर सकें कि ये एक्सरे में इसको इसकी प्रॉपर्टीज को सही से देख सकें। तो रेडियो ओपेक हमारे मटेरियल्स की जब हम आइडियल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं किसी भी मटेरियल